नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। मैं हूं अजय मिश्र। शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। पेपर लीक मामलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद सख्त। कहा, देश के युवाओं का भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर दोषियों को दिलाएंगे कड़ी सजा। तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पहुंचेंगे रोमानिया। बुखारेस्ट में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सीनेट अध्यक्ष के साथ करेंगे मुलाकात। व्यापार फोरम को भी करेंगी संबोधित। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। वहीं असम में बाढ़ से 6.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित। अब तक 40 लोगों की मौत। सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत आज से। करीब 3000 एथलीट्स 10 खेलों में लेंगे हिस्सा। 126 भारतीय एथलीट्स पदक के लिए पेश करेंगे अपनी चुनौती। और न्यूज़ एट 10 की शुरुआत इस समय की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। पेपर लीक मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट आया है और पेपर लीक मामले में प्रधानमंत्री ने पोस्ट किया है कि देश के युवाओं का हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि देश के युवाओं का हित हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता और पेपर लीक का सभी मामलों में दोषियों को दंड मिलेगा। प्रधानमंत्री ने बहुत सख्त संदेश कि जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं इस मामले में कड़ी सजा दी जाएगी। और प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। सभी संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें, एक तरह से आदेश जारी कर दिया उन्होंने सभी संबंधित विभागों को। प्रधानमंत्री ने लिखा, देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई करें। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री के स्तर पर ये संदेश अब स्पष्ट हो चुका है। सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकार और सभी विभाग अब जल्दी से जल्दी इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री का ये ट्वीट आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आया। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि इस मामले में दोषियों को जल्दी से जल्दी कठोर दंड देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण किया जाएगा और इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपको याद होगा 21 तारीख को एनडीए की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि ये पेपर लीक का मामला घोर पाप है। घोर पाप करार देते हुए उन्होंने कहा कि जितने भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है इस मामले में। शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अश्विनी मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए। अश्विनी, क्या कुछ अपडेट है और ये जो बड़ा संदेश है, क्या इसके बाद अब जो पूरे देश में इस तरह की आंदोलन की खबरें आ रही थी, क्या अब उस पर लगाम लगती हुई दिखाई दे रही है? निश्चित तौर से अजय, अगर देखें तो ये बेहद महत्वपूर्ण घोषणा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और उन्होंने कहा कि जो अलग अलग निर्णय लिए गए उन निर्णयों की श्रृंखला में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन, यानी कि अन्य कई निर्णय लिए गए हैं, उनमें से एक ही निर्णय है फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन। सबसे बड़ी बात है, फास्ट ट्रैक कोर्ट जब स्थापित किए जाते हैं तो मामले की त्वरित सुनवाई तो होती ही है और उनको एक चरणबद्ध तरीके से किसी विषय पर, चाहे वो जितने जघन्य मामले होते हैं, जो जितने महत्वपूर्ण मामले होते हैं, जघन्य अपराध मामले होते हैं, चाहे भ्रष्टाचार के हो, महिला उत्पीड़न को हो, पॉक्सो के मामले हो या फिर इस तरीके नीट और पेपर लीक के मामले, इनके लिए हर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट सामान्यतः होते हैं। लेकिन पेपर लीक के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी, इस बात की घोषणा ये तय करता है कि जो भी लंबित मामले हैं उनका निपटारा एक समयबद्ध तरीके से, न्यायोचित तरीके से होगा। यहाँ जिक्र करना अजय एक बात बेहद महत्वपूर्ण ये भी है कि सरकार ने इससे पहले पेपर लीक जैसे चीजों को रोकने के लिए बेहद कड़े कानून लाए। 2024 फरवरी 2024 में शारीरिक परीक्षा अनुचित
साधन रोकथाम अधिनियम जो है वो जून में नोटिफाई हुआ, गजट हुआ, जिसमें बेहद कड़े प्रावधान किए गए। वो प्रावधान ये हैं कि अगर व्यक्तिगत स्तर पर कोई व्यक्ति पेपर लीक की घटनाओं में शामिल होता है तो उसको 3 से 5 साल या 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। अगर वो संगठित गिरोह का है तो वो 1 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है, 10 साल तक की सजा हो सकती है। संस्थान अगर उसमें सम्मिलित है तो संस्थान डिबार किया जा सकता है परीक्षाओं के भावी संचालन के लिए, भविष्य में संचालन के लिए। और ये प्रावधान जो है, जो भी है, वो ये है कि सरकार ने 2024 में ही, इससे पहले के जो पूर्वगत परिस्थितियां रही, इससे पहले के जो मामले रहे, उन पर रोकथाम लगाने की दृष्टि से सरकार ने खुद ही निवारक कानून लाए हैं और बेहद ही कड़े कानून स्थापित किए गए हैं। सेंटर, लेकिन अब तो अश्विनी ये कहा जा रहा है कि वो पूरी तरीके से लागू होते हैं, क्योंकि शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, तो हर एक राज्य पर ये प्रभावी तरीके से लागू भी होते हैं अगर इस तरीके की स्थितियां बनती हैं। हाँ, फास्ट ट्रैक कोर्ट से ये निश्चित तरीके से सुनिश्चित होगा कि इन सभी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे वो संगठित गिरोह हो, या वो संस्थान हो, या वो कोचिंग संस्थाएं हो, या जो भी आरोपी हैं, वो एक समयबद्ध तरीके से कटघरे में खड़ा करके न्याय सुनिश्चित किया जाना, इस बात की ताकीद, इस बात की का आश्वासन ही नहीं, इस बात की पुष्टि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है कि कड़ी से कड़ी सजा होगी। और ये जो प्रावधान है वो ऑलरेडी 2024 में सरकार द्वारा लाए गए और ये नोटिफाइड है। सरकार ने इस पर पहले से ही प्रक्रिया शुरू कर दी थी, जिस तरीके के पूर्ववर्ती घटनाओं को देखते हुए। तो कड़े प्रयास, कड़े कानून आप कह रहे हैं कड़े कानून हैं, लेकिन उसको अब त्वरित प्रभावी बनाने के लिए, उसका असर दिखे, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट अब एक नया कदम है जो प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया आज, और इसके निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरे मामले पर। शैलेंद्र, अब जब ये प्रधानमंत्री की तरफ से ये बयान आ चुका है कि इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किया जाएगा, और एनडीए के साथ बैठक में भी इन्होंने घोर पाप बताते हुए कहा कि अब इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्या समझा जाए कि राजनीति अब थमेगी? देखिए, हम उम्मीद कर सकते हैं, सत्ता पक्ष की तरफ से तमाम बयान आए, और जब मंगल मिलन बैठक हुई थी, एनडीए की बैठक, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3-4 प्रमुख बातों को रेखांकित किया था, और ये स्पष्ट तौर पर कहा था कि जो भी आरोपी अभी तक हैं उनको जेल भेजा जा चुका, और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा हो। अच्छे से अच्छे वकीलों को लगाया जाएगा, और अपील भी की गई वरिष्ठ वकीलों से कि वो उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं। कानूनी जो बदलाव किए गए हैं, सुनील उसकी बात कर रहे थे कि कैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में जब आज गठन का ऐलान किया गया है, तो कैसे गंभीर मामले अपराध के जब जाते हैं उसमें जल्द सजा सुनिश्चित होती है कि जल्द से जल्द कानूनों के तहत जो भी तय प्रावधान है उनमें सजा दी जाए। देखिए, जब कहीं पर भी पेपर लीक होता है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, तो ये एक जिम्मेदारी है कि उस पेपर लीक को वो भविष्य में रोके, और उसके जो दोषी है उनको सजा दे, तत्काल जेल उन्हें भेजे। जब पेपर लीक हुआ, आप देखिए नीट का, सरकार ने सीबीआई जांच बिठाई, तुरंत ही आरोपियों को जेल भेजा गया, यह सुनिश्चित किया गया कि पेपर रद्द हो जाए, यानी कोई जो लीक से अगर किसी को फायदा हो सकता था तो वो फायदा ना हो, यह सुनिश्चित किया गया। दोबारा परीक्षा कराई गई, परीक्षा बिल्कुल बेहतर तरीके से हुई, और आपने देखा कि उसमें किस तरह से मेधावी छात्र ने टॉप किया, और छात्राओं की संख्या काफी बड़ी संख्या में निकल कर आई नीट परीक्षा में, यह सुनिश्चित किया गया। अब आगे ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि तकनीक के माध्यम से भविष्य में इस तरह। ठीक है शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। अनुज यादव हमारे साथ संवाददाता संसद जुड़ रहे हैं। अनुज, ये अब क्या संकेत देता है? प्रधानमंत्री जब ये कह रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, तो क्या 2024 के कानून में संशोधन किया जाएगा फास्ट ट्रैक बनाने के लिए, या फिर नया कानून भी लाया जा सकता है? संसद में क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपके पास है? देखिए अजय, एक कड़ा और बड़ा संदेश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और बड़ा संदेश युवाओं के लिए है कि आने वाले समय में कोई भी परीक्षा, इस तरह का सिस्टम बनाया जाएगा कि कोई भी परीक्षा लीक ना हो, कोई भी गड़बड़ी उसके अंदर ना हो। अगर होती भी है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। और कड़ा संदेश उन लोगों के लिए है जो इस तरह के मामलों में लिप्त रहते हैं, जो पेपर लीक कराने का जो एक गिरोह देश के अंदर चलता है, उनके लिए कड़ा संदेश है। और दूसरी बात जो आपने कही, बिल्कुल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पोस्ट के माध्यम से इस बात को भी कहा है कि जो विभाग है उसको निर्देश दिए गए हैं। क्या संभव होगा कानूनी रूप से, निश्चित तौर पर इस पर जो राय है वो विभाग जो है अन्य जो इसमें लोग हैं उनसे ली जाएगी, कानूनी सलाहकारों से इसमें राय ली जाएगी। ये भविष्य की बात है। लेकिन आज सबसे बड़ी बात जो अजय ये है कि
फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा इस तरह के मामलों को देखने के लिए। और हम जानते हैं कि कई अन्य मामलों के अंदर भी फास्ट ट्रैक कोर्ट के जो गठन हुए हैं उसमें जल्द फैसले आते हैं, त्वरित न्याय जो है मिलता है, दोषियों को सजा मिलती है। और जब दोषियों को जल्द सजा मिलती है तो एक भरोसा पैदा अजय होता है देश की न्याय व्यवस्था पर, देश की व्यवस्था पर, प्रशासन पर और शासन पर। इसी वजह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बड़ी बात कही है। और दूसरी बात जो मैं आज इस बात को बोलना चाहता हूं, और शायद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को यह बात समझनी चाहिए कि जब इस तरह की फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा तो उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, बल्कि उन राज्यों के अंदर भी इस तरह की फास्ट ट्रैक कोर्ट काम करेंगी जहां अन्य राज्य हैं और आज विपक्षी दलों के ही वहां पर सरकारें हैं। अभी देखिए पंजाब के अंदर फार्मा का कोई एक एग्जाम था, उसके अंदर जो मामला सामने आया है कि वहां पर नकल कराई जा रही थी। झारखंड के अंदर एक इस तरह के मामले सामने आए हैं। तो मुझे लगता है कि संसद का सत्र चल रहा है और इस संसद के सत्र को सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी इसको एक तरीके से अवसर के रूप में लेना चाहिए। मैं शैलेंद्र के पास चलता हूं। शैलेंद्र, क्या अब ये जो कानून के प्रावधान है जिसमें आप केवल 3 से 5 वर्ष तक की सजा है, 10 लाख का जुर्माना है कोई अगर व्यक्ति करता है, संगठित पेपर लीक में 5 से 10 वर्ष की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना है, इसमें तो इतने बड़े लेवल पे पैसे इन्वॉल्व हैं कि 1 करोड़ 10 लाख के जुर्माने कोई मायने नहीं रखते। क्या कानूनों को और कड़ा किया जाएगा? क्या इसकी संभावना बनती है कि कानून में संशोधन किया जा सकता है 2024 के? जी देखिए, लोकतंत्र में और संसदीय लोकतंत्र में संभावना हमेशा होती है। सदन के अंदर चर्चा होगी, अगर सहमति बनती है, कानूनों को और कड़ा बनाने की बात है। पहले भी हमने देखा कि इसमें कदम मोदी सरकार ने उठाए थे, तो उससे और कड़ा किया जाएगा। इसमें कहीं कोई एक तरह से संदेह की बात नहीं है। सदन के अंदर चर्चा और सुझाव आए, सहमति बने, आगे काम होगा। लेकिन जो फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात है, देखिए इसमें अपील की जा सकती है, न्यायालय में अनुरोध किया जा सकता है कि आप फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दीजिए। इसी मामले में ये अनुरोध किया जा सकता है। उसके लिए कोई कानूनी संशोधन की जहां तक मेरी जानकारी है उसमें जरूरत नहीं है। अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को स्पष्ट तौर पर कह दिया है, तो फिर मानिए कि इस पूरे मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जल्द से जल्द दोषी कटघरे में न खड़े हो, बल्कि उनको सख्त से सख्त सजा हो। अगर ये लगता है कि पेपर लीक के संगठित गिरोहों के खिलाफ ज्यादा कड़े और सख्त कानून होने चाहिए, तो सदन में चर्चा इस बात की हो। यही तो सत्ता पक्ष कह रहा है कि सदन में आप चर्चा कीजिए, विपक्ष के जो सांसद है वो अपने सुझाव दे, नेता सुझाव दे कि कैसे देश में पेपर लीक रोका जा सकता है। देखिए, कोई पेपर लीक आज तो कोई पहला मामला तो है नहीं। आप देखें कि बीते 3-4 दशकों में देखें तो पेपर लीक होते रहे, उन पर कार्रवाइयां भी होती रहे, उन पर सवाल भी उठते रहे। सवाल है कि उनको कैसे भविष्य में रोका जाए और कैसे अगर कोई पेपर लीक होता है तो उसके दोषी तो कैसे भरोसा किया जाए, कैसे भरोसा किया जाए कि अब ऐसा नहीं होगा? कैसे भरोसा किया जाए कि अब कम से कम ऐसा नहीं होगा? आप ऐसा लग रहा है डिफेंड कर रहे हैं इस चीज को। देखिए, पहली बात तो यह सुनिश्चित करनी होगी कि हमें तकनीक का जितना ही ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी कोचिंग माफिया जिससे जो पेपर लीक में इन्वॉल्व है उस पर कड़ी नजर रखी जाए। कड़ी नजर क्या? आप तो 1 करोड़ का प्रावधान है, आप 100 करोड़ कमाइए, 1 करोड़ दे दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? मैं प्रावधानों की बात कर रहा हूं। 1 करोड़ कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होती शैलेंद्र, आप भी समझते हैं। 100 करोड़ रुपए अगर आप कमाते हैं किसी पेपर लीक से और 1 करोड़ रुपए आप अदालत में जाकर के 4 लोग अगर सजा भी काट लेते हैं 5 साल की, 10 साल की, कोई बहुत बड़ा सौदा नहीं है, बहुत बुरा सौदा नहीं है। क्या फर्क पड़ता है? 5 लोगों का जेल में डालिए और 1 करोड़ रुपए दे दीजिए, ऐसा नहीं है। मैं आपसे समझना चाहता हूं, मैं आपके पास आता हूं। अनुज, अगर आप समय दे हमें तो जी बताइए। है जब कोई दोषी पकड़ जाएगा, दोषी को 4 साल की सजा होगी, 1 करोड़ का जुर्माना होगा अगर संगठित गिरोह चला रहा है, पेपर लीक हो ही ना पाए, वो तो सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। आप देखिए नीट की पुनर्परीक्षा कैसे बेहतर तरीके से सुनिश्चित हुई, कैसे सील बंद पेपर भेजे गए। इस देश भर में नीट परीक्षा कानून का दुरुपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि कानून कड़े नहीं होते हैं शैलेंद्र, और उनका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं होता है, समय पर नहीं होता है, इसलिए उसका दुरुपयोग किया जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं। अब मेरा दूसरा सवाल है अनुज से कि अनुज आप ये बताइए कि क्या इस मुद्दे पर अब राजनीति बंद होगी? सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये जो पूरी राजनीति का मसला था कि कह रहे हैं शिक्षा मंत्री जब तक इस्तीफा न दें हम संसद नहीं चलने देंगे। ऐसे मामलों में करोड़ों रुपए इस वक्त हम टैक्स पेयर्स का जाया कर रहे हैं। संसद कब तक चलेगी इस मुद्दे पर? आपकी आवाज नहीं मिल रही अनुज, मैं आपके पास आता हूं। प्रफुल्ल केतकर जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? में हो रही है जी अनुज बोलें प्लीज। अभी आवाज क्यों नहीं जा रही? जी प्लीज अनुज बोलें।
अजय आपका जो सवाल था राजनीति मुद्दों पर कहां हो रही है, राजनीतिक मुद्दों को भुनाने पर हो रही है। और आपने जो सवाल पूछा कि जो कानून है उनका डर नहीं है लोगों के अंदर, ऐसा नहीं है अजय, कानून का डर है, लेकिन कानून को समय समय पर कितना मजबूत किया जाए ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संदेश दिया है वो इसी बात के लिए संदेश दिया है कि कानून समय के हिसाब से बदले भी और मजबूत भी हो। हम जानते हैं कि इसी संसद ने कानूनों को बदला है, संशोधन किए हैं, और समय समय पर जो आवश्यकता अजय होती है उसके हिसाब से बदलाव होते हैं। सरकार बड़े फैसले उसके हिसाब से लेती है। जरूरत पड़ेगी तो निश्चित तौर पर सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन ही एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन होगा भविष्य, लेकिन ये नहीं है। अगर इस तरह से एक सजा के कड़े प्रावधान होंगे तो वो भी फैसले ले जाएंगे, लेकिन वो कब होगा? वो तब होगा जब संसद के अंदर चर्चा होगी। यही तो सत्ता पक्ष लगातार बार बार कह रहा है, यही तो सरकार कह रही है कि आइए, विपक्ष को भी आमंत्रण कर रही है कि आप सुझाव दीजिए। क्या इस बड़े मुद्दे को लेकर जिसमें देश के भविष्य, युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है, क्या विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? बिल्कुल सत्ता पक्ष अकेले इसका जिम्मेदार है? मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष को और विपक्ष को दोनों को बैठकर आज इस गंभीर मुद्दे पर सोचना चाहिए। सड़कों पर धरने प्रदर्शन करना ही किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, ये लगातार सरकार इस बात को कह रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, गंभीर संवाद इस पर जरूरत है, गंभीर संवाद की जरूरत है। यही सवाल लगातार उठा रहे हैं। हमें लगता है कि राजनीतिक दलों को ऐसे गंभीर विषय पर एकजुट होकर फैसले करने चाहिए, और यही मेरे पीछे जो आप देश की सबसे बड़ी पंचायत देख रहे हैं, यही फैसला करेगी, यही कानून बनाएगी, यही पुराने कानूनों को संशोधन कर और ज्यादा मजबूत बनाएगी। मुझे लगता है प्रफुल्ल केतकर जी मेरे साथ जुड़ गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मैसेज को देखना चाहिए। अनुज जी आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, शैलन जी आप भी जुड़े रहिए। प्रफुल्ल केतकर जी वरिष्ठ इस वक्त पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रफुल्ल जी, जब प्रधानमंत्री भरोसा दिलाते हैं कि युवाओं का भविष्य मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है तो मैं भरोसा करता हूं, जब वो कहते हैं कि मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करूंगा तो मैं भरोसा करता हूं, उन्होंने कहा कि सभी को निर्देश भी दे दिए जा चुके हैं, मैं भरोसा करता हूं उनके ऊपर, कब तक देश भरोसा करे कि ये जो गतिविधि चल रही है अभी आंदोलन की, उसको एक तरह से रोका जाएगा और वापस बैक टू नॉर्मल जिसको कहा जाए, संसद हमारी चलने के लिए तैयार हो और उस पर बहस की जाए? देखिए अजय, आप यदि पिछले कुछ संसद के सत्रों का यदि जायजा लेंगे तो आपको ये ध्यान में आएगा कि मुद्दे बदलते गए, लेकिन गतिरोध बनाने का एक तंत्र जो है वो धीरे धीरे इवॉल्व होता गया। कभी वो रफाल के मुद्दे पर हो, कभी हिंडनबर्ग के मुद्दे पर हो, कभी पेगासिस के मुद्दे पर हो। अब पहली बार ये हुआ है कि ये डोमेस्टिक मुद्दा मिला है, सेंसिटिव मुद्दा मिला है, और इसमें और कोई चेहरा प्रस्थापित करने का प्रयास है। अभी तक के मुद्दे में ये था कि सीधे विपक्षी दल और विपक्षी नेता उसमें सामने थे। अब पहली बार विद्यार्थियों के रूप में और सोनम वांगचुक के रूप में कोई चेहरा स्थापित करने का प्रयास, तो ये प्लेबुक है। ये बेसिकली डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को यूज करके उनको वीकन करने का एक प्लेबुक हमने विश्व में भी, अन्य देशों में देखा, भारत में भी इसका प्रयोग हो रहा है। मूल मुद्दा वो नहीं है अजय जी। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप वहां पे बैठे हुए जंतर मंतर पर किसी को भी पूछ लीजिए कौन से प्रमुख 6 लोग थे जिनको नीट के पेपर लीक में अरेस्ट किया गया, एक भी नाम नहीं बता पाएगा। सीबीआई को उनकी हिरासत दी गई। आज कल कोर्ट ने उस पर आदेश कर दिया कि उनके हैंडराइटिंग के सैंपल्स लेकर उन पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। उसके बारे में भी वहां पे किसी को नहीं पता होगा। बात किस पर आकर रुक गई? देखिए, ये पूरा का पूरा जो पेपर लीक का तंत्र है, इसमें 2-3 चीजों की जो बड़ी खामियां हैं। पहला तो है कि हमने सारे डिजिटाइज करने के चक्कर में हमने ये जो ऑब्जेक्टिव पेपर का ये लाया है, उन ऑब्जेक्टिव पेपर के पैटर्न में पहला रिफॉर्म तो सरकार ने वो लाया कि अगले साल तक इसमें सुधार होगा। दूसरी बात उसमें जो आई है वो कोचिंग माफिया का तंत्र है। देखिए, ये जो अरेस्ट हुए हैं इनमें से कोई भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं है या क्रिमिनल गैंगस्टर नहीं है, टीचर्स है, पेपर सेटर्स है, कोचिंग माफिया है और पेरेंट्स है। ये 4 ही कैटेगरीज है। तो मुझे लगता है कि जब हम पेपर लीक जैसे सेंसिटिव विषय पर काम कर रहे हैं, लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य को लेकर काम कर रहे हैं, तो सरकार क्या करे,
विपक्ष क्या करे, संसद में इसको लेकर निश्चित रूप से चर्चा हो। मुझे लगता नहीं, लेकिन कोई एक डिमांड स्वीकार करने से इस पर कोई भी बनेगी। ये दबाव बनाने का तंत्र है और चले करें कि जो आंदोलनजीवी हैं वो लगातार कोई ना कोई बहाना ढूंढते ही रहेंगे आंदोलन करने के लिए। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं। फिलहाल आप सभी लोगों का शुक्रिया। अगले बुलेटिन में हम लगातार इस चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस बार खबरें और भी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। हरियाणा, जहां कारोबार को मिलते हैं नए पंख। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की नई इबारत लिखी जा रही है। वर्ष 2014-2015 में राज्य का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट केवल 32,086 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 1,61,707 करोड़ रुपए के अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गया है। हरियाणा अब देश की निर्यात राजधानी बनने की ओर अग्रसर। इन्वेस्ट हरियाणा पोर्टल पर 250 से ज्यादा ऑनलाइन सेवाएं, डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में अनुदान, डिजी लॉकर और ई फाइलिंग की सुविधा। मुख्यमंत्री जी के डिजिटल विजन ने बनाया कारोबार को और भी आसान। 164 दंडात्मक प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, 7 दिनों में पानी का कनेक्शन, 15 दिनों में बॉयलर निर्माता का रजिस्ट्रेशन। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा ने बनाया बिजनेस फ्रेंडली इकोसिस्टम। ये सफर अभी थमा नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा और ऊंचाइयों को छुएगा। हरियाणा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से कारोबार को नए पंख। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10 और आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों के 23वें संस्करण की शुरुआत आज से होने जा रही है। अगले 11 दिनों तक 74 देशों के करीब 3,000 एथलीट्स अपनी प्रतिभा का दमखम दिखाएंगे। 10 खेल प्रतियोगिताओं में 215 स्वर्ण पदक के लिए खिलाड़ियों के बीच जो आजमाइश होती नजर आएगी। इन खेलों में भारत ने भी अपना मजबूत दल सामने रखा है। टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत कई अन्य एथलीट शामिल हैं। पेश हमारे संवाददाता नारायण सिंह की ये स्पेशल रिपोर्ट सीधे ग्लासगो से। 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स का काउंटडाउन अब खत्म हो चुका है। आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज होने जा रहा है। इसकी ओपनिंग सेरेमनी ग्लासगो के मशहूर ओवो हाइड्रो में होगी। यह एक ऐसा वेन्यू है जो आमतौर पर दुनिया के बड़े बड़े म्यूजिक स्टार्स के कंसर्ट के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार यही 11 दिनों तक चलने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की शानदार शुरुआत का गवाह बनेगा। फुटबॉल विश्व कप की गहमा गहमी खत्म होते ही भारतीय खेल प्रेमियों की निगाहें अब ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 पर टिक गई हैं, जिनकी शुरुआत स्कॉटलैंड में 23 जुलाई से होने जा रही है। भारत राष्ट्रमंडल खेल में 19वीं बार हिस्सा लेने जा रहा है, जिसमें उसके 126 एथलीट्स मेडल के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे। भारत अपने अभियान की शुरुआत पुरुषों और महिलाओं के लॉन बॉल इवेंट से करेगा। And our preparation is very good, and I hope that this time we'll get even more medals from the previous Commonwealth Games. And as we have support of our sports minister and our Prime Minister Modi ji, so we think that our training and our preparations are very good, and we are surely going to get many medals for India. देश की सरकार PCI से हमें फुल सपोर्ट मिल रहा है और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, और वो तो खिलाड़ियों के कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। किसी चीज की किसी भी तरह से कोई कमी नहीं आने देते और हम अपने देश के लिए बहुत सारे मेडल जीतेंगे। स्कॉटलैंड 12 वर्षों के भीतर कॉमनवेल्थ गेम्स के 2 संस्करण आयोजित करने वाला दूसरा देश बनेगा। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 2006 में मेलबर्न और 2018 में गोल्ड कोस्ट में खेलों की मेजबानी की थी। हालांकि ग्लासगो इतिहास का पहला शहर होगा जो इतनी कम अवधि में दूसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। इससे पहले शहर ने 2014 में भी इस इवेंट का सफलतापूर्वक आयोजन किया था। भारतीय दल में 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा,
वेटलिफ्टर मीराबाई चानू और तेज तर्रार मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन जैसे अनुभवी खिलाड़ी शामिल हैं। अब नजरें भारत के खिलाड़ियों पर होंगी जो ग्लासगो में देश का तिरंगा ऊंचा लहराने के इरादे से मैदान में उतरेंगे। लक्ष्य सिर्फ मेडल जीतना नहीं बल्कि कॉमनवेल्थ गेम्स की शानदार विरासत को आगे बढ़ाना और एशियन गेम्स के साथ साथ लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक्स की तैयारियों को मजबूत करना भी होगा। अगले 11 दिन जज्बे, संघर्ष और गर्व के कई यादगार पल लेकर सामने आने वाले हैं जिन पर पूरे देश की नजर होगी। कैमरा पर्सन स्टालिन के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज, ग्लासगो। 23वें कॉमनवेल्थ। तो न्यूज़ एट 10 में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। पूरी टीम को दीजिए इजाजत।